हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इग्राम चैनल पे स्वागत है। आज हम पॉलिटिक रिवीजन एमसीक्यू का सेट 11वां सेट लेकर आए हैं, सेट 11। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे और उससे जो भी 30 क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज करेक्ट। राष्ट्रपति के चुनाव से के रिलेटेड में कौन सा करेक्ट है? तो पहला, ए कैंडिडेट सिक्योरिंग द मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज नॉट ऑटोमेटिकली इलेक्टेड। The Supreme Court has no jurisdiction in any doubt or disputes arising in connection with the election of president. The presidential election cannot take place when one or more state assemblies stand dissolved because all the state assemblies form the part of electoral college. The total value of votes allotted to the both house of parliament is much more than the total value of votes of all the state taken together. तो देखो यहाँ पे क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स allotted to both house of parliament is equal to, not much more, is equal to the total votes of all the states taken हुए। सारे स्टेट का वोट जो होता है वही तो होता है यहाँ पे, सबका यहाँ पे मिला के वही होता है ना। वैल्यू ऑफ 1 MP का कितना होता है? टोटल वोट्स ऑफ ऑल MLAs of all states divided by total number of elected MPs। तो हो गया, ठीक है। अब देखो, द प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन वन और मोर, नहीं, अगर कोई स्टेट असेंबली डिजोल्व्ड है फिर भी प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा, ये नहीं है। अगला, द सुप्रीम कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन इन एनी, सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट या डाउट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और किसी कोर्ट में नहीं। तो ए स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ए कैंडिडेट सिक्योरिंग द मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज नॉट ऑटोमेटिकली इलेक्टेड, नहीं, नोट, ये सही स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर आपको 50%, अगर आपको मेजोरिटी, मान लो कि मेजोरिटी वोट्स आ गया, मान लो कि 5 कैंडिडेट हैं, सपोज ABCDE 5 कैंडिडेट है, इसको मिला 30% वोट, इसको मिला 28% वोट, इसको मिला 26% वोट, इस तरह से वगैरह, और इसको कुछ और परसेंटेज वोट मिला, इसको कुछ और परसेंट वोट मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो इलेक्टेड हो जाएगा, ये इलेक्टेड हो जाएगा नहीं। जब तक 50% + 1 वोट नहीं मिल जाता है तब तक ये इलेक्टेड नहीं होगा। यानी कि ऐसे होता है, टोटल वोट डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फाइनल वोट। ये जब तक नहीं आ जाएगा वो इलेक्टेड नहीं होता। तभी तो इसमें है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जब ये इसका अगर मान लो सबसे कम है तो इसका वोट खत्म होगा, इसका जो प्रेफरेंस है वो दूसरे पे आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही 50% जिसका 50% + 1 आ जाएगा वो इलेक्टेड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या है? बहुमत वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार स्वचालित रूप से निर्वाचित नहीं होता है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का ओरिजिनल मूल क्षेत्राधिकार है और कोई भी न्यायालय में नहीं जाता है। राज्य का विधानसभा भंग रहता है फिर भी इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का। संसद दोनों सदनों में कुल मूल्य, सभी राज्य के वोटों के कुल मूल्य के बराबर होते हैं, अधिक नहीं, बराबर होते हैं। ये वाला जो सिस्टम है ना, ये सॉरी, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम होता है हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, ये सब के सिस्टम, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और यहाँ पे क्या होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इमोल्वेंट्स टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इमोल्वेंट्स पेमेंट के मामले में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? They do not require any parliamentary sanction. They can be reduced during financial emergency. They are shown separately in the budget. They are charged on the contingency fund of India. उन्हें किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय उन्हें काम कम कर सकता, इन्हें वजह से किया गया है उन पर भारत की आकस्मिकता निधि पर भार देता। ये गलत है, डी इज द इनकरेक्ट। कंटिजेंसी फंड पे नहीं, कंसोलिडेटेड फंड,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI में दिखाया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो देखो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट करते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं रहता। हाँ, अगर यहाँ पर रहता प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। और यही प्रोटेम स्पीकर का जिम्मेदारी होता है इलेक्शन के थ्रू स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव करवाना, ठीक है ना। तो ये गलत ऑप्शन है, ये सही होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? द प्रेसिडेंट शैल बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, the president shall bound by the advice of the council of ministers, the president shall act on advice of prime minister, shall tender such advice in consultation with cabinet, the president shall act in accordance with the advice of council of minister and he may return such advice for reconsideration। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? तो प्रेसिडेंट shall act in accordance with the advice of the council of ministers and he may return such advice for reconsideration। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डेंस पे काम करते हैं एडवाइस पे, लेकिन वो रिटर्न कर सकते हैं सच एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए, और अगर रिकंसिडरेशन भी सेम आ गया तो प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह के अनुसार कार्य करेगा और वो ऐसी सलाह को पूर्ण विचार के लिए वापस कर सकता है, बस एक बार ही वो वापस कर सकता है, बार बार वापस नहीं कर सकता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फॉलोइंग प्रिविलेजेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन कौन सा प्रिविलेजेस मिला हुआ? नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट shall be issued from any court during his term of office, the president shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the power duties to his office for any act done or to be done by him in such those powers and duties, no civil proceedings whatsoever shall be against the president in any court during his term of office। इसका सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। इन पे कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलता, चाहे कोई मामला हो इन पे सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलता, बाकी ये सब हो सकता है, ठीक है। अगला, द पावर टू ग्रांट pardons, reprieve or remission of punishment under Article 72 is exercised by the President of India on the advice of the Prime Minister, on the advice on his own as head of the Union, on the advice of Council of Ministers, in consultation with the Prime Minister who tenders on the advice of Cabinet। प्रधानमंत्री सलाह पर, संघ प्रमुख के रूप में स्वयं, मंत्री पर सलाह पर, प्रधानमंत्री परामर्श से जो अपने मंत्रिमंडल की सलाह पे अपना राय देता है। तो नहीं, आर्टिकल 72 में जो भी, देखो प्रेसिडेंट खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट हैज नो पावर टू डू एनीथिंग ऑन हिज ऑन, अपने आप से करने का प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं। प्रेसिडेंट को जो भी कार्य करता है वो सारा का सारा कार्य क्या करता है? किससे? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो किसके एडवाइस पे? उस यहाँ पे भी आर्टिकल 72 के अंदर में अगर कोई करना है तो किसके एडवाइस पे? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के सलाह पे ही डिसीजन होता है कि इसको माफ करना है, सजा कम करना है या क्या करना है, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही होता है, ठीक है। अगला, द पार्डनिंग पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 कैन बी एक्सरसाइज्ड। अनुच्छेद 72 के तहत प्रेसिडेंट को जो क्षमा दान की शक्ति दी गई है उसके वो कब प्रयोग करता है? आफ्टर द ट्रायल एंड ऑन द सेंटेंस ऑफ कन्विक्शन, ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रायल बट नेवर बिफोर ट्रायल, at any time before, during, after trial, either before or after trial but never during the trial of the case। तो ये कभी भी at any time before, during और after trial ये प्रेसिडेंट के ऊपर मैटर करता है, वो कभी भी इसको इंटरटेन कर सकते हैं, कभी भी इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं at any time, ठीक है। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इज, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो अनअपोज्ड इलेक्ट किए गए हैं वो कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन, टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर इज यूज्ड। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया को अपनाया जाता है?
सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू लिस्ट सिस्टम, कलेक्टिव वोट सिस्टम, सेकेंडरी वोट सिस्टम। तो ये करेक्ट आंसर है। एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, इसी से वोटिंग होता है प्रेसिडेंट का। द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ वीटो इज रिलेटेड टू हिंदू कोड बिल, पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, डॉरी प्रोहिबिशन बिल। एकमात्र जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया था, तो वो किए थे इंडियन ऑफिस अमेंडमेंट बिल, भारतीय डाकघर संशोधन बिल 90s में ये किया गया था यूज। एक ही बार प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर यूज किए हैं और इसको रिटर्न कर दिए थे। ठीक है। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स बिल sent to him for his assent and then parliament once again passes the bill in its original form, then the president can once again return the bill for further reconsideration, can ask for referendum on the bill, have to give assent to the bill, can seek opinion of the Supreme Court on the bill। तो इसमें क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट के जैसे पार्लियामेंट से कोई बिल पास होकर आया और अगर प्रेसिडेंट उस विधेयक को वापस कर देते हैं कि आप इसको सोचिए और इस बिल में हमको पसंद नहीं है, और अगर पार्लियामेंट संसद फिर से उसको दोबारा सेम टू सेम में वापस कर देता है, पास विधेयक को मूल रूप में ही पारित कर देता है, तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ेगा। आप प्रेसिडेंट उसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। हैज टू गिव एसेंट टू द बिल, ये किया गया था वन टाइम वो भेज सकते हैं, ये किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से कि आप एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। पहले 42nd से क्या दिया था कि प्रेसिडेंट को पास करना ही होगा, एसेंट देना ही होगा, लेकिन 44 से क्या गया कि आप एक बार बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा वो पास हो गया तो आपको उसको एसेंट देना होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इलेक्शन कौन सा सही नहीं है। द वोटिंग पावर ऑफ एमएलए इज मेड प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, population he represents। Voting power of the elected members of the parliament is made equal to the voting power of elected members of the legislative assemblies। Voting power of the elected members of parliament is determined by dividing total voting power of the state by the number of elected members of the parliament। Voting power of an elected member is determined by dividing total population of the state by the total number of member of Vidhan Sabha and further dividing a quotient by often by 1000। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक एमएलए का इलेक्टेड एमएलए का वोट कितना होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000। यही यहाँ पे है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही होगा इसके, राष्ट्रपिता में कौन सा सत्य, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, एक मिनट सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ये सही है, ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू क्या होगा, द वोटिंग पावर ऑफ एमएलए इज मेड प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ही रिप्रेजेंट, नहीं ये करेक्ट नहीं है। वोटिंग पावर ऑफ एमएलए इज मेड प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ही रिप्रेजेंट्स, नहीं, टोटल स्टेट के पॉपुलेशन से उसको प्रोपोर्शनेट किया जाता है, वो जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके प्रोपोर्शन में नहीं होता है, तो ए इज द इनकरेक्ट। इसका क्या इनकरेक्ट है, एक विधायक की मतदान शक्ति उस जनसंख्या में जाती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इज इनकरेक्ट। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फिर से नोट है, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इन्वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही, सुप्रीम कमांड प्रेसिडेंट के पास होता है। द 3 चीफ्स ऑफ स्टाफ आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये इनकरेक्ट है। डायरेक्ट कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, यहाँ पे चीफ होते हैं लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल उनके नहीं होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल डिफेंस रेस्ट विथ यूनियन कैबिनेट, बिल्कुल सही है। ऑल इंपॉर्टेंट हैविंग अ बियरिंग अ डिफेंस आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सॉरी, कैबिनेट कमेटी ऑन ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैविंग बियरिंग ऑन डिफेंस आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बियरिंग डिफेंस डिसाइडेड, ये कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, और इसका सहयोग और कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी करता है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अगला,
which acts as the president, who acts as the president, who neither the president nor the vice president, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते हैं तो प्रेसिडेंट की भूमिका में कौन कार्य करेगा? तो प्रेसिडेंट की भूमिका में कार्य कौन करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब एक आपको बताओ कि ऐसे कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? भारत के कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एकमात्र सीजीआई, भारत के कौन एकमात्र सीजीआई हैं जो भारत के प्रेसिडेंट का भूमिका निभाए हैं, जो प्रेसिडेंट का रोल भी किए हैं। प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए टेम्पोररी बने थे जब भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एब्सेंट थे। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस सीजीआई का क्या नाम है। हु इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में कौन सा सही है? ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। अगला, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्स आर्म फोर्स, बिल्कुल। ही इज द टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल। ही इज द पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, बिल्कुल। पार्लियामेंट का पार्ट क्या क्या होता है? पार्लियामेंट का पार्ट क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, ऑल। ऑल आर करेक्ट। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, सारे यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2, 1 and 2। अगला, एन ऑर्डिनेंस प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई ऑर्डिनेंस आता है, प्रख्याति अध्यादेश आता है, तो will lapse automatically after 2 months, will lapse on the expiration of 6 weeks from the meeting of the parliament, will automatically become a law after 6 months, will continue to be enforced till it is superseded by an act of the parliament। तो देखो, बिल जो है पार्लियामेंट के फर्स्ट मीटिंग के, अगर पार्लियामेंट का फर्स्ट मीटिंग में दोनों लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों मिल रहा है तो उसके 6 वीक के बाद एक बिल लैप्स हो जाएगा, 6 वीक के बाद। और ऐसे ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम टाइम कितना होता है? 6 मंथ और ये प्लस 6 वीक, यानी कि एक ऑर्डिनेंस 6 महीना प्लस 6 वीक तक का ही उसके पास लाइफ रहता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन हिज ऑन द एडवाइस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे कैबिनेट मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट द्वारा कौन कौन अपॉइंट होते हैं? तो देखो, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल। चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ हाई कोर्ट, बिल्कुल। चीफ जज, बिल्कुल। एंड वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 और 3। When the vice president officiates as president, he draw salary of, जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं तो उनको सैलरी किसका मिलेगा? प्रेसिडेंट का। उनको सारा फैसिलिटी प्रेसिडेंट का मिलेगा। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे उनको सारा फैसिलिटी, पेमेंट, इमोलमेंट्स, सब कुछ प्रेसिडेंट का मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, सीजेआई, या फिर अगर सीजेआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स बोथ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन। बिल्कुल नहीं, ऐसा मैक्सिमम और मिनिमम एज नहीं है। मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज नहीं है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर द रेसिडुअल पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट टेन्योर। नहीं, जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, रेसिडुअल पावर नहीं, जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं बन जाते हैं और जल्दी ही 6 महीने के अंदर में नया प्रेसिडेंट बना रहता है, तो ये ऐसा नहीं। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये डी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। भारत में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं। अगला, द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजेंबल्स टू ग्रेट एक्सटेंट द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए, भारत के उपराष्ट्रपति का पोजीशन मेनली यूएसए से लिया गया है। यूएसए, सॉरी। अगला, द वाइस प्रेसिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज एड्रेस टू। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देते हैं।
द कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक्सेप्ट दैट ही मस्ट बी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद उम्मीदवार की निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए, सिवाय वह क्या है, वह क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, वो राज्यसभा के मेंबर बनने योग्य होता है, वही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। और प्रेसिडेंट के लिए जो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होता है वही प्रेसिडेंट का इलेक्शन हेल्ड कर सकता है, ठीक है ना। Who has the authority to remove the vice president from his office before the expiry of his term? किसके पास ये अथॉरिटी है, तो ये अथॉरिटी है किसके पास, Who has the authority to remove the vice president from his office before the expiry of his term? पार्लियामेंट, संसद के पास ये अथॉरिटी है। Which one of the following resigned as vice president to contest for the office of president? प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए इनमें से कौन थे जो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा दे दिए थे, तो वो थे वीवी गिरी उपराष्ट्रपति पद से रिजाइन किए थे। अगला, व्हेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट एज प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन आर परफॉर्म्ड बाय, ड्यूटी कौन परफॉर्म करता है, डिप्यूटी चेयरमैन, उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष होते हैं वो ये परफॉर्म करता है। अभी आप बताओ, अभी करंट में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के करंट में उपाध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर सेटल्ड बाय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का बंटवारा क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, आप डायरेक्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ही ये मैटर जाता है अगर कोई भी वैसा इशू आता है तो। अगला, व्हाट फंक्शन इज स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए स्पेशली क्या फंक्शन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं, वो ऐसे नॉर्मल टाइम में वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। When the vice president get the involvements of, अभी स्टार्ट लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये इन्वॉल्वमेंट्स प्रेसिडेंट का ही सारा इन्वॉल्वमेंट्स उनको मिलेगा जब वो राष्ट्रपति रहते हैं बनते हैं, तो उनको सारा कुछ ही मिलता है। तो इस तरह से हम लोग का आज का 30 क्वेश्चन का MCQ खत्म हुआ। हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपका कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारा JSSC, JPSC, UPSC ये सब का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल egram JPSC से भी जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।